दोस्तों नमस्कार। नीति मंथन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है मुंबई में जो नगर पालिका के जो चुनाव हुए हैं वो। तो मुंबई का नया बॉस बीजेपी बनने जा रही है और शिवसेना, जो बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना, जो अभी उद्धव बाला साहब के नाम से जानी जा रही है, यूबीटी, क्या उसकी गर्भनाल कट गई है? ये है आज का विषय। तो आप सभी लोगों को शायद पता हो, सुबह से इस चीज को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और आप सभी को पता होगा कि बीजेपी और शिवसेना जो शिंदे ग्रुप है, पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ साफ नजर आ रहा है। और इस नतीजे के आते ही क्या जो शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है, क्या उसकी जो आर्थिक गर्भनाल है वो कट गई है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर आप देखें, अगर हम इतिहास देखें तो इतिहास क्या बताता है? इतिहास ये बताता है कि शिवसेना बीएमसी में, जो मुंबई की जो महानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, उसमें 1997 से लेकर 2022 तक, ये बहुत बड़ा समय होता है। इतने लंबे समय से शिवसेना बीएमसी में काबिज थी। इसके पहले कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। और बीजेपी को आज तक कभी भी अपना मेयर बनाने का मौका नहीं मिला। इसके पहले जितने बार भी बीएमसी का चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर साथ में लड़े हैं, चुनाव जीतने के बाद में हमेशा जो मेयर बना है वो मेयर हमेशा शिवसेना का बना है। और इस बार जो चुनाव लड़ा गया है उसमें शिवसेना, शिंदे ग्रुप और बीजेपी के बीच में जो गठबंधन हुआ है, उसमें से पहले ही इस चीज के बीच में इस चीज को लेकर तालमेल बना लिया गया था कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो मेयर बीजेपी का बनेगा। और स्थिति साफ हो चुकी है। लगभग 130 के करीब, जो टोटल 227 सीटें हैं उसमें से 130 के करीब बीजेपी और शिवसेना शिंदे मिलके जीतती हुई नजर आ रही हैं। और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो लगभग 75 के करीब उनकी सीट्स आती हुई दिख रही हैं। तो जो बहुमत का जो आंकड़ा है 114 का, वो महायुति जो है बीजेपी और शिवसेना शिंदे, ये मिलकर आसानी से पार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि इतना मैं जो आपको बार बार कह रहा हूं कि क्या आर्थिक गर्भनाल कट गई है शिवसेना की? अब जैसे आपको पता ही है कि विधानसभा से शिवसेना बाहर हो चुकी है, मतलब मुख्यमंत्री अब शिवसेना का नहीं रहा। जो पहले, इसके पहले उद्धव बाला साहब ठाकरे थे वो अब नहीं है। अब महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो देवेंद्र फडणवीस हैं और उनके सपोर्ट में शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार, ये मिलके इन्होंने सरकार का गठन कर लिया है। ये बहुत पुरानी बात है। पहली चीज तो जो मेन जो राज्य की जो सत्ता है उससे शिवसेना पहले ही बाहर हो चुकी है। तो किसी भी तरीके का उनका अब जो आर्थिक तौर पे जो सहयोग हो सकता था वो अब खत्म हो चुका है। अब बात आती है कि जो मेन, जो इनकी गर्भनाल थी, आज तक का इतिहास अगर हम देखते हैं तो 1997 से लेकर 2022 तक, इतने लंबे समय से शिवसेना जो बीएमसी में काबिज थी। तो मैं इसको आर्थिक गर्भनाल क्यों कह रहा हूं? आर्थिक गर्भनाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर बीएमसी के बजट को देखते हैं हम, तो बीएमसी का बजट लगभग 74,500 करोड़ रुपए का है। 74,500 रुपए का, करोड़ रुपए का बजट। अगर हम ऐसे, मैं 5 स्टेट के नाम आपको बताता हूं, जिन 5 स्टेट का और उनका बजट बताता हूं, उन स्टेट्स के बजट और कहां एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट, उस पे जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आता हूं तो हिमाचल प्रदेश 52,000 करोड़ रुपए का, और बीएमसी मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन
74,500 करोड़ रुपए का बजट। कितना बड़ा अंतर है एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बजट में और एक स्टेट के बजट में, कितना अंतर है। दूसरा, अगर मैं त्रिपुरा की बात करता हूं तो त्रिपुरा का करीब करीब 31,000 करोड़ रुपए का बजट है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो 38,000 करोड़ के आसपास का बजट है। वहीं अगर मैं सिक्किम की बात करता हूं तो 15,000 करोड़ का बजट है। वहीं अगर मैं गोवा की बात करता हूं तो लगभग 25,000 करोड़ का बजट है। तो ऐसे 5 स्टेट्स का तो मैंने आपको नाम गिरा दिया, और इसके अलावा भी और भी, जैसे पुडुचेरी भी होगा शायद, केंद्र शासित प्रदेश है ये। तो इन सारे अगर प्रदेशों के और भी छोटे छोटे कुछ प्रदेश होंगे जिनके अगर बजट देखा जाए, जो उनका सालाना बजट होता है वो मुंबई की जो बीएमसी है उससे बहुत कम है। और मुंबई की बीएमसी में जब से शिवसेना काबिज है 1997 से लेकर 2022 तक, तो उनका मेयर होने से वहां के बीएमसी में होने वाले जितने भी नगर पालिका के अंतर्गत होने वाले जितने भी काम होते हैं वो सारे काम शिवसेना के कंट्रोल में थे। और वहां से एक बहुत बड़ा आर्थिक तौर पर सहयोग शिवसेना और उनके जो पार्षद होते हैं तो उनको मिलता था। किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हों, किसी भी तरीके के नगर पालिका के अंतर्गत होने वाले काम हों, ये सारी चीजों में शिवसेना को बहुत हेल्प मिला करती थी, आर्थिक जिसको सहयोग बोलते हैं। और इस चुनाव को हारने के बाद जो शिवसेना है उसकी एक आर्थिक गर्भनाल कटती हुई दिख रही है। अब शिवसेना आने वाले समय में किस तरीके से सरवाइव करेगी ये देखना एक बहुत बड़ी बात रहेगी। वहीं अगर शिवसेना शिंदे ग्रुप की अगर बात करते हैं तो शिवसेना शिंदे जो है वो मेजरली, जो शिवसेना शिंदे का जो स्ट्रांग होल्ड है वो ठाणे में है, ठीक है, उनका भिवंडी में है, और इस तरीके के छोटे छोटे जो इनके इलाके हैं वहां पे इनका एक अच्छा स्ट्रांग होल्ड रहा है शुरू से। और शिवसेना शिंदे ग्रुप ने इस स्ट्रांग होल्ड को बिल्कुल वैसे ही मेंटेन किया है जैसा उनके पास में था। परंतु उस स्ट्रांग होल्ड के साथ साथ उन्होंने मुंबई में भी सेंधमारी कर दी है। शिवसेना शिंदे लगभग लगभग 25 से 30 के बीच में, अभी क्लियर रिजल्ट्स अभी क्लियर नहीं हुए हैं, आने वाले समय में बहुत जल्दी रिजल्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उस समय तक अभी क्लियर रिजल्ट्स नहीं आए हैं। तो अभी 27 जो सीट्स है वो शिवसेना शिंदे ग्रुप को आती हुई दिख रही हैं। तो उसने अपना जो फाउंडेशन जो है, जो उनके फाउंडेशन एरियाज हैं जहां से शिवसेना बहुत मजबूत है, उस एरिया को तो उन्होंने यथावत रखा हुआ है। उस एरिया में किसी भी तरीके का कोई भी किसी भी तरीके की गिरावट नहीं आई है। लेकिन उसके साथ साथ उसने मुंबई में भी सेंधमारी कर दी है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आने वाले समय में शिवसेना शिंदे ग्रुप जो है वो बहुत तेजी से मजबूत होता हुआ दिख रहा है। और उसी, भले ही देखने में मुंबई में उद्धव ठाकरे ग्रुप और मन से उनके जो पार्टनर हैं, तो उनने मिलके टोटल उनको 74-75 सीटें होते हुए दिख रही हैं, लेकिन वो 74-75 सीटें ज्यादा दिन टिकेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक बार मेयर का चुनाव हो जाता है, मेयर बीजेपी अपना बना लेती है, तो वहां से धीरे धीरे करके टूटते टूटते, जिस तरीके से मैं सुन रहा हूं बहुत सारे मुंबई के एक्सपर्ट्स को मैं सुन रहा हूं, तो उनका ये कहना है कि करीब करीब 30 से 35 ऐसे पार्षद होंगे जो टूट के इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, आके महायुति को ज्वाइन करेंगे। और अगर ये होता है तो शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के जो है बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। जिस हिसाब से उन्होंने राज ठाकरे के साथ में 20 साल बाद राज ठाकरे के साथ में उन्होंने एक गठबंधन किया, और राज ठाकरे 9 सीटों पे ही जीतते हुए दिख रहे हैं। बाकी जो 74 में से है वो लगभग लगभग 66 से 65 से 66 जो सीट्स हैं वो उद्धव बाला साहब के पास में है। लेकिन उद्धव बाला साहब क्या उन सीटों को और उन पार्षदों को अपने पास रोक पाएंगे, या आने वाला समय बताएगा। और जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपर्ट्सों उन एक्सपर्ट्स का यही कहना है, और मेरा भी यही अनुमान है, कि
किसी भी तरीके से, क्यों? क्योंकि जो पार्षद होते हैं, पार्षद जितने भी जो चुने जाते हैं, उनका मेन जो होता है, उन सोर्स ऑफ अर्निंग जो होती है, वो जो जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र से वो चुने गए हैं, उस क्षेत्र में होने वाले कामों से उनका एक आय का स्रोत होता है। उसी तरीके से वो चलता है। यही एक सिस्टम है कि उस क्षेत्र में, अगल-बगल के क्षेत्रों में किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्टर से, किसी भी तरीके के छोटे-मोटे जो काम होते हैं, उन काम से जो अर्निंग्स होती हैं, वो उनकी मेन इनकम सोर्स ऑफ इनकम्स होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना, अगर आप पार्टी छोड़ के नहीं आएँगे, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे। तो उनकी मजबूरी है कि उनको अगर कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए हैं, तो उनको मजबूरन अपना ग्रुप छोड़ के बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर ये विघटन होता है, तो आने वाला समय शिवसेना उद्धव वाला साहब के लिए बहुत बुरा होने वाला है, और ये मुझे होता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अजीत पवार और शरद पवार, इन्होंने भी गठबंधन करके जो पुणे का जो एक पिंपरी चिंचवड़ जो इलाका है, वहां की नगर पालिका के लिए ये साथ इकट्ठा हुए थे। वहां पे बीजेपी ने इनकी बहुत बुरी हालत कर दी है, और वहां से ये सफाया होते हुए दिख रहे हैं। तो आने वाले समय में दो पार्टियों के ऊपर में दो पार्टियों के ऊपर में एक अस्तित्व के खतरे की लड़ाई सामने दिख रही है, कि उनको अपने अस्तित्व बचाना ही उनके लिए एक सबसे बड़ी आने वाले समय में उनके लिए सबसे बड़ी लड़ाई होगी, कि वो किस तरीके से अपना अस्तित्व बचा सकते हैं। उसमें से एक है शरद पवार। अजीत पवार तो ऑलरेडी इनबिल्ड हैं अभी विधानसभा में, तो उनके लिए उतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई खतरे की घंटी है। परंतु उनके लिए एक चीज बहुत ही ज्यादा सोचने वाली स्थिति होगी, कि जिस तरीके से उनके पार्षद हारे हैं, जिस तरीके से उनको पार्षदों का नंबर नहीं मिला है, उनके जो नंबर कम हुए हैं, आने वाले समय में ये नतीजे कहीं ना कहीं उनके विधायक और जो सांसद जो चुने जाने हैं, और उनकी जो एक्सपेक्टेशन वो अपनी दिखा सकते हैं जाके, कि मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, मेरे को इतनी सीट्स पे सांसद की इतनी सीट्स चाहिए, मेरे को इतनी विधायकों की सीट चाहिए। खैर, उस पे अभी बहुत लंबा समय है, लेकिन जिस तरीके से इनकी हार हुई है, जिस तरीके से इनके नंबर कम हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज पे इनकी जो कहना चाहिए कि इनकी जो डिमांड है, उस डिमांड को कहीं न कहीं कमतर करते हुए दिखेगी आने वाले समय में। और अजीत पवार के लिए भी एक बहुत बड़ा अपना अस्तित्व की एक बहुत बड़ी लड़ाई आने वाला समय में वो अजीत पवार लड़ेंगे। बात रही शरद पवार जी की, तो शरद पवार जी अपने, अगर उम्र के लिहाज से देखा जाए, तो शरद पवार जी की आयु जो है, वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अब वो उस तरीके से वो जो एक पॉलिटिक्स है, ठीक है, वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, लेकिन पॉलिटिक्स करने के लिए भी आपका शरीर, आपका बॉडी स्ट्रेंथ, वो सारी चीजें भी आपको सपोर्ट करना जरूरी है। तो जिस तरीके की अभी उनकी सारी जो क्षमता है, जिस तरीके से उनके आयु दीर्घ आयु होते हुए जो हो रहे हैं, उनकी उम्र जो इस तरीके से आगे बढ़ रही है, उस कारण मैं ये कह रहा हूं कि उनके लिए अपनी पार्टी को बनाए रखना, ये भी उनकी पार्टी के लिए एक अस्तित्व का बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या आने वाले समय में शरद पवार अपनी पार्टी का मर्जर अजीत पवार के साथ में करेंगे? क्या आने वाले समय में अजीत पवार के साथ में मर्जर ना करके वो बीजेपी में मर्ज कर देंगे, और बीजेपी में मर्ज करके अपनी बेटी को वो केंद्र में किसी एक मंत्री के पद में आसीन करवा पाएंगे? ये भी एक भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ एक प्रश्न है। तो इसका उत्तर हमको भविष्य में जरूर मिलेगा, और मुझे लगता है भविष्य क्या, आने वाले निकट भविष्य में बहुत जल्द ही, जब मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 महीने के बाद ही, अपन 3 से 4 महीने के अंदर में, बंगाल चुनाव के आसपास, बंगाल चुनाव खत्म होते ही ये चीज समझ में आ जाएगी कि शरद पवार किस नाव में पैर रखेंगे। क्या वो बीजेपी की नाव में पैर रखेंगे, क्या वो अजीत पवार की नाव में पैर रखेंगे? तो ये देखने वाला रहेगा। और जिस तरीके की जो नगर निगम के चुनावों में, जिस तरीके से नगर पालिका चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने, चाहे वो आप कोई भी क्षेत्र हो,
चाहे वो नागपुर हो, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो संभाजीनगर हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो ठाणे हो, सब जगह जहां जहां पे भी बीजेपी ने फाइट किया है, बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी अपने मेयर बनाने जा रही है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस इस चुनाव में नदारद सी नजर आई। ना कांग्रेस सही तरीके से एग्रेसिवली चुनाव लड़ी। जिस समय में चुनाव के प्रचार होने चाहिए थे, उस समय में कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता वहां पे मुंबई, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो किसी अन्य क्षेत्र में भी हो, कहीं नजर नहीं आया। अगर बात करें तो गिनी चुनी दो तीन सभाएं हो सकती हैं ऐसी की हो जो महाराष्ट्र की राजनीति में जिनका थोड़ा बहुत नाम है कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने कुछ सभाएं की हैं। बाकी पूरी टोटली कांग्रेस नदारद नजर आई और उसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस जो अभी जो नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं, नगर पालिका चुनाव हुए हैं, उसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते हुए दिख रहा है। और कहीं से भी कहीं तक कांग्रेस का मुझे नहीं लगता कोई अस्तित्व अब आगे आने वाले समय में नगर पालिका चुनाव में दिख रहा है। जो मेजर जितने भी नगर पालिका हैं और जो दिख रहा है अभी रिजल्ट्स जो दिख रहे हैं, टोटल 29 नगर पालिका के जो चुनाव हुए हैं, उनमें से 23 से 24 पे बीजेपी गठबंधन अपना मेयर बनाने जा रही है। 2 से 3 में कांग्रेस है, एनसीपी 0 है, शरद पवार 0 है, एनसीपी अजीत पवार 0 हैं, उधर से उद्धव बाला साहब ठाकरे 0 हैं। तो ये जो इस बार के जो चुनाव नतीजे आए हैं, नगर पालिका के जो नतीजे आए हैं, इन चुनाव नतीजों से एक चीज तो साफ साफ नजर आ रही है कि बीजेपी ने ग्राउंड में अपना बहुत बड़ा जनाधार बना लिया है। क्योंकि जो नगर पालिका के जो चुनाव में जिस तरीके से लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया है, उससे ये चीज तो साफ नजर आ रही है कि हवा बीजेपी की तरफ बह रही है। और जो विपक्षी दल हैं, चाहे उसको आप इंडी गठबंधन कहें, चाहे वो इंडिया गठबंधन करें, जो भी आप कहना चाहें, उसकी स्थिति जमीन पे बहुत बुरी है। जमीन पे इंडिया गठबंधन बोले चाहे इंडिया गठबंधन बोले, उसकी जमीनी हकीकत बहुत ही खराब है। और इस हकीकत से अगर विपक्षी पार्टियां अपने आप को उभारेंगी नहीं, तो आने वाला समय मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से विपक्ष के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो आज के वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आपको अगर वीडियो के कंटेंट पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, जिससे कि मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को रखते हैं यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।